अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी सपोर्ट की, तो कुछ लोगों ने सपोर्ट कर दिया था, लेकिन मुझे अभी बहुत मुश्किल सूरत हाल है, तो कंटिन्यूस सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अजीज दोस्तों, ईरान अमेरिका इसराइल वॉर के कई पहलू हैं। इमारात के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। फिर यह है कि इसने हमला किया, उसने हमला किया, ये इतने मारे, वो इतने मारे, ये सब डिटेल्स आम आदमी को इतना इंटरेस्ट नहीं। मैं कुछ इस जंग के हवाले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर आता हूँ। सबसे पहले ये कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, जो दुनिया का 20% पेट्रोल निकालता है, ट्रेड होती है इस रास्ते से, ख़ास तौर पे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जो ईरान के ईस्ट में है जो कंट्रीज़, उनके लिए, और ऑफ कोर्स यूरोप वगैरह के लिए भी वो बंद हो गया है। पहले ईरान ने कहा था कि चाइना के प्लेन जो शिप हैं वो जा सकते हैं, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब सबके लिए बंद हो गया है। और जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जंग शुरू होने से भी बहुत पहले बताता रहा हूँ आपको, और जंग के फ़ौरन बाद भी, कि असल प्रॉब्लम ये जो एनर्जी क्राइसिस है उसने तंग करना है दुनिया को। एक तो ट्रेड बंद हो गई, दूसरा जो ईरान का रिएक्शनरी अटैक्स हैं उसमें सऊदी अरब की जो दुनिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो बंद हो गई है, क्योंकि उस पर भी अटैक हुआ है। ठीक है, उसको नुकसान को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिल वक्त वो रिफाइनरी बंद कर दी गई है और वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पेट्रोल है और एक गैस है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि गैस पूरे दुनिया के कंट्रीज़ में एक तो चलाती है इंडस्ट्री और दूसरा चलाती है घर के इस्तेमाल, हर घर के इस्तेमाल की चीज़ है गैस पूरी दुनिया में। और पेट्रोल जो है उससे चलती है एयरलाइन इंडस्ट्री, गाड़ियाँ, और कई किस्म की इंडस्ट्रियों में पेट्रोल चलता है। तो ये है कि ये दोनों चीज़ें इसी रीजन की सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल सऊदी अरब ने इस वक्त बंद कर दिया है, वहाँ से मूवमेंट बंद कर दी है। इसका मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने से अबू धाबी, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, इन सब के पेट्रोल अब उधर से नहीं गुजर रहे। इसी तरह गैस है जो वो कतर से मैन आती है, इसके अलावा सऊदी अरब, अबू धाबी, दुबई से और कई जगहों से आती है, वो भी तकरीबन वहाँ पे बंद हो गई है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पेट्रोल का जो रिज़र्व है ना, वो जापान के पास 254 दिन का है, और साउथ कोरिया के पास 208 दिन का है, चाइना के पास 200 दिन का है, भारत के पास 74 दिन का है। इस तरह इनके पास ये रिज़र्व हैं। जो समझदार कंट्री होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्व करते हैं, लेकिन जो भिखारी कंट्री होते हैं उनके पास कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब ने कहा है, इससे पूछा गया तो, क्या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश से पाकिस्तान के पास पेट्रोल का बड़ा हमारे पास क्राइसिस आ रहा है, हमारे पास सिर्फ 28 दिन का कवर स्टॉक है, और ये 28 दिन का जो स्टॉक है वो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल की, जबकि सिर्फ 10 दिनों का पेट्रोल बाकी है, और एलपीजी सिर्फ 15 दिनों की बाकी है, क्योंकि कतर से एलपीजी रुक गई है। ईरान से जो पेट्रोल और डीजल स्मगल होता था वो बंद हो गया है, क्योंकि स्मगलिंग बंद हो गई है। वहाँ पे अमेरिका फुल टाइम बिजी है, बलूचिस्तान से अमेरिका की फ़्लाइटें भी उड़ रही हैं, अमेरिका के सारे अटैक्स वहाँ से हो रहे हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त वहाँ से स्मगलिंग भी नहीं कर पा रहा। दूसरा, अफ़गानिस्तान से जो भी मसला चल रहा है, इस वजह से वो स्मगलिंग भी बंद हो गई है। तो पाकिस्तान की तो बड़ी कमबख्ती आने वाली है। और यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि सऊदी अरब के नक्शे में आप देखें ना, तो यहाँ से सारा पेट्रोल का हिसाब किताब है। तो सऊदी अरब ने एक अक्लमंदी कुछ साल पहले की थी कि यहाँ से इस एंड तक एक पाइपलाइन गुजारी थी। यम्बो मदीना के करीब है,
सऊदी अरब के वेस्टर्न कोस्ट है वो, तो यहाँ से वहाँ तक एक पाइपलाइन निकाली थी ताकि इन्हीं दिनों के लिए कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो वो यहाँ से पेट्रोल का मूवमेंट करके निकाल सके। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि यम्बो पोर्ट से हमें पेट्रोल प्रोवाइड करो। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हरी झंडी दिखा दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि भाई साहब पहले तो आप ये करो कि आपके हवाले हमारे काफ़ी पैसे निकलते हैं, तो आपकी इकोनॉमी ऐसी है कि अब हम आपको मज़ीद कंसेशन नहीं दे सकते, उधार पे पेट्रोल नहीं दे सकते, इसलिए कि आप सिर्फ कर्जे ही लिए जा रहे हो और कर्जे ले लेके आप अपनी चीज़ों को चला रहे हो। तो इस तरह फिर आप मज़ीद हमसे कर्जा लेके उधार पे पेट्रोल लेके हमारा हिसाब किताब कैसे भरोगे। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ के इस 2.5 साल में 24 बिलियन डॉलर है ना, वो खाली लोकल मार्केट से उधार लिया है। जैसे तैसे धक्का मार के चला रहे हैं। तो सऊदी अरब कह रहा है इस तरह नहीं होता भाई साहब, तुम लोगों ने बिल्कुल मामू बनाया हुआ है, तुम लोगों की इकोनॉमी वगैरह चलती नहीं है और तुम लोग ये है कि हमसे पैसे ले लेके, हमसे उधार ले लेके तुम लोग काम चला रहे हो, तो अब हम मज़ीद आपको इस पे कोई कंसेशन नहीं दे सकते। अब इस सिचुएशन में आके पाकिस्तान तो बहुत बुरी तरह फंस रहा है। Is the decapitation of Iran about ending its nuclear program, or is it about China and the future of the dollar as reserve currency? In case you spent the weekend touching grass, Saturday morning Donald Trump bombed Iran, apparently wiping out the leadership who were helpfully having a giant staff meeting for their monthly TPS reports. Now, Trump hopes this sets off a scramble for power. Critics call it bomb and pray, with candidates including the deposed prince, a military junta, or low-echelon regime officials who might have very short life expectancies. But what happens in Iran does not stay in Iran, because of the millions of barrels of oil Iran was exporting, 90% of which was going to China, even higher than the 70% of Venezuela oil that was going to China. And none of it was being paid in US dollars, since both Venezuela and Iran are sanctioned on the SWIFT dollar payment system. Now, this is raising questions whether Iran was actually a strategic strike against China, who's already reeling from a real estate crisis and massive overcapacity in manufacturing, which is exacerbated by Trump's trade war. The background is China has been one of the biggest beneficiaries of the Ukraine war, gobbling up Russian oil and gas that used to go to Europe and getting it at a fat discount since it is sanctioned. This turned Russia into China's biggest oil and gas provider, and China now buys nearly half of Russian oil, which is about double its pre-war share. China was doing the same with Iran and Venezuela, buying their sanctioned oil at a fat discount, essentially buying shoplifted groceries on the street instead of going into Walmart and paying like everybody else, which gave it a big cost advantage. For scale, 25% of China's pre-war oil imports came from Russia, Venezuela, and Iran. That's risen to 40%, of which half were Venezuela and Iran. Now, the last time America strangled oil on an Asian country, it led to Pearl Harbor. That was 1940s Japan, which was forced to either walk away from its China invasion or seize oil-rich European colonies. Today, the most likely outcome is China has to outbid the other half of Russian oil, most of which today is going to India, which also re-exports a hefty chunk black market to Europe. Almost all of this oil is by ship from the Arctic, since Ukraine bombed Russia's oil pipelines, meaning it is very easy to switch. So China loses its cheap oil, India and Europe will have to scramble for supply, perhaps they'll even buy American. There's a final D to the 3D chess, saying Iran was not about mullahs, it was not about China, it was about the petrodollar. The idea that the U.S. punishes countries who don't price oil in dollars to defend the dollar as reserve currency, which allows $38 trillion in debt. There's an entire industry blaming U.S. wars on petrodollar defense. Essentially, when a regime stops pricing oil in dollars, his days are numbered. Trump knocking out the two biggest non-dollar oil exporters would be right on cue. So as next brought to you by I Trust Capital, in a single morning, Trump took away China's cheap oil. He may force India and Europe to buy American, and if the petrodollar was part of the deal,
It means Trump's gone from wanting a weak dollar to promote exports to wanting a strong dollar to finance trillion-dollar federal deficits. Listen to all last week's videos in a single 20-minute podcast. Search Peter St. Onge wherever you enjoy your podcasts. Okay, we'll be watching. अब ये आपने जो सुना, ये आपको बता रहे थे कि चाइना का क्या हाल हो रहा है। चाइना का कचूमर निकल गया है, क्योंकि चाइना का 90% ईरान का जो पेट्रोल है ना वो चाइना जाता था, और वेनेजुएला का 70% पेट्रोल चाइना जाता था। अब ये दोनों चाइना की वो रुक गए हैं। ठीक है, चाइना के पास 200 दिन का स्टॉक है, लेकिन सच ए ह्यूज इकोनॉमी और सच ए ह्यूज कंट्री के लिए ये स्टॉक इनफ नहीं है, और आगे इस जंग की क्या सिचुएशन बनती है ये भी किसी को पता नहीं। तो इसलिए चाइना के लिए तो मामला काफ़ी मुश्किल हैं। कतर ने एक नोटिस इशू किया है, फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर का मतलब ये होता है कि आपने जितने एग्रीमेंट हैं ना आपके गैस के हवाले से और पेट्रोल के हवाले से, वो नलीफाई हो जाते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट आपको कायम रखने पड़ते हैं। आप ऐसे ही नलीफाई नहीं कर सकते, लेकिन उन एग्रीमेंट्स की एक क्लोज होती है कि अगर कोई ऐसी नेचुरल चीज़ आ जाए, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है या जंग आ जाती है जिसमें आप ये एग्रीमेंट पूरे नहीं कर सकते, तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कतर ने फोर्स मेजोर कर दिया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर चाइना और पाकिस्तान को पड़ रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा जाता था। इसमें देखें, जिनके पास पैसा है ना वो तो इंटरनेशनल मार्केट से महंगे दामों में भी खरीद सकते हैं, जैसे चाइना है, भारत है, यूरोपियन यूनियन है। पाकिस्तान कहाँ से खरीदेगा? तो पाकिस्तान का एक बहुत ही कचूमर निकलने वाला है। फिर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ इनकी वॉर चल रही है, उसके हवाले से भी इनको पेट्रोल गैस की प्रोडक्ट्स चाहिए, और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। और यह है कि कतर के और सऊदी अरब के इस बंदिश से फ़र्क पड़ रहा है पाकिस्तान को और चाइना को, लेकिन इंडिया को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा कि रशिया ने इंडिया को कहा है कि हम आपको जितना पेट्रोल गैस चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं। रशिया कह रहा है कि हम आपकी टोटल एनर्जी सप्लाई बढ़ा देंगे जब तक कि ये गल्फ़ क्राइसिस ख़त्म नहीं होते। तो ये है कि इंडिया को तो इतना वांधा नहीं आ रहा, लेकिन वांधा सारा आ रहा है पाकिस्तान को। अब थोड़ा जंग का भी सिनारियो मैं बता दूं कि अमेरिका ईरान पे लगातार हमले कर रहा है। 900 स्ट्राइक है ना अमेरिका ने की हैं। ईरान पूरे ईरान पे बमबारी कर रहा है, ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे तेहरान को तो तबाह करके रख दिया है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हैं ना, जो 4 हैं, ये इन्होंने अब तक 900 स्ट्राइक 12 घंटे के अंदर ईरान में कर दी थी। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, ईरान ड्रोन मार रहा है, दूसरे मिसाइल मार रहा है, लेकिन मसला यह है कि ईरान का जो मिसाइल या ड्रोन या जो है वो कुछ $1000 में आता है। अमेरिका और इजराइल जो इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, या इमारात इंटरसेप्ट कर रहा है, या कतर पैट्रियट बेट मिसाइल से या दूसरे से, वो $मिलियन का एक एक मिसाइल पड़ता है। तो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी ये चल रही है कि ईरान अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। तो भाई साहब, ये जंग है, जंग में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है कि $1.5 से $2 ट्रिलियन 20 साल में अमेरिका ने खर्च किए। तो अमेरिका कर सकता है, अमेरिका को फिक्र नहीं है। मसला ये है कि ईरान के पास जितना स्टॉक पाइल है ना वो कम होता जा रहा है। देखें, जंग के पहले दिन ईरान ने 350 बैलिस्टिक मिसाइल मारे, दूसरे दिन 175 पे आ गया, तीसरे दिन 120 पे आ गया, चौथे दिन 50 पे आ गया, और 5वें दिन 40 पे आ गया। इसी तरह ड्रोन पहले दिन 294 मारे, दूसरे दिन 541, तीसरे दिन 200, चौथे दिन 85 और 5वें दिन 45। एक चीज़ ये है कि एक तो आपके पास स्टॉक कितना है वो हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान जब एक बैलिस्टिक मिसाइल मारता है तो अमेरिका के सैटेलाइट, अमेरिका की सारी जो टेक्निकल टीम है ना वो वॉच कर रही होती है। जैसे वो बैलिस्टिक मिसाइल उड़ता है उनको वो लोकेशन का पता चल जाता है, फ़ौरन अमेरिका उधर मिसाइल मार के वो
लॉन्चर को ख़त्म कर देता है। एक लॉन्चर है वो 10, 20, 50 मिसाइल मार सकता है, लेकिन जब वो लॉन्चर ही तबाह हो जाएगा तो आपका मिसाइल खुद से तो नहीं उड़ेगा। तो अमेरिका ईरान के लॉन्चर्स को भी टारगेट करके तबाह कर रहा है। तो ये जो कंसेप्ट दिया जा रहा है ना कि अमेरिका $4 मिलियन का मिसाइल मारता है ईरान के $20,000 के मिसाइल को रोकने के लिए, तो ये कुछ दिनों की बात है। देखें, एयर स्ट्राइक्स में, एयर पावर में ईरान तो क्या कोई भी दुनिया का अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन असल मसला ये है कि इस एयर स्ट्राइक्स का, इस जंग का, इस सारे तबाही का नतीजा क्या है। आप रेजिम चेंज करने आए थे ना, रेजिम तो चेंज हुई नहीं। आपने एक ही हमले में सारे मार दिए, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मार दिए, फौज का चीफ मार दिया, अपने खामेनेई को मार दिया, सबको मार दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे नई लीडरशिप आ गई। ऑलरेडी वो हालत जंग में है ईरान। अभी लास्ट ईयर जून में आपने इनके ऊपर हमला किया था, इसके अलावा आप इनकी कई लीडरशिप को इराक में, सीरिया में, कहाँ कहाँ मारते रहे हो। उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है। ईरान के अंदर पब्लिक की तरफ से कोई रिवोल्ट आ नहीं रहा, क्योंकि आपकी इतनी कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, आप पूरे तेहरान और पूरे ईरान में इतने जगहों पे बमबारी कर रहे हैं कि लोग निकलें कैसे। और जब तक लोग नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकता। बूट्स ऑन ग्राउंड अगेन इज नॉट एन ऑप्शन। बूट्स ऑन ग्राउंड मुमकिन ही नहीं है अमेरिका के लिए कि अमेरिका अपनी आर्मी को अंदर भेज दे। भाई साहब, बड़ा मसला है उधर। अमेरिका अपने फौजियों को ऐसे ही मरने के लिए नहीं झोंकेगा। जो बताया जा रहा था कि ईरान की पब्लिक तैयार है और ईरान की पब्लिक निकल पड़ेगी, ईरान की सारी गवर्नमेंट को चेंज करनी पड़ेगी, फलान ढुमकान, कुछ नहीं हुआ। वो जो आप जन जी का रोना रोते हो ना कि जी बांग्लादेश में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, वो ईरान में नहीं हो रहा। ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे आज से 2 महीने पहले, जब अमेरिका ने धमकियां जंग की देनी शुरू की थी और नेगोशिएशंस चल रहे थे ईरान और अमेरिका के, तब निकले थे ये। लेकिन ईरान की भी गवर्नमेंट जो है, ईरान के जो मुल्ला हैं, देखो मुल्ला है ना, उसकी नज़र में इंसान की ज़िंदगी कुछ नहीं होती। और जब मुल्ला और मिलिट्री मिल के कहीं चले ना, तो आम सिविलियन की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में मुल्ला और मिलिट्री 78 साल से पाकिस्तान का कच्चूमर निकाल रहे, सिविलियंस की लाशें बिछा दी हैं, ऐसे ही ईरान ने इन प्रोटेस्टर्स में हज़ारों मार दिए। इतने हजार मार दिए कि अब ईरान की पब्लिक निकले तो किस आसरे पे। ऊपर आसमान से आप लाख बम गिराओ भाई, इतना बड़ा कंट्री है ईरान। और ईरान की टेरेन भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इराक, सीरिया वगैरह की टेरेन और ईरान की टेरेन में बहुत फ़र्क है। ईरान, अफगानिस्तान और माउंटेनियस रीजन्स। आप इराक और सीरिया में आपने एक हद तक चले, वहाँ पे कामयाबी यह हासिल की कि आप अपनी पपिट गवर्नमेंट्स को लेके आ गए उधर। अफगानिस्तान में 20 साल आप पपिट गवर्नमेंट ला के रखा, लेकिन आपको निकलना पड़ा। आज आप पाकिस्तान जैसे टट्टू अपने पिट्ठू के जरिए वहां पे लाख कोशिशें कर लें, कुछ चेंज नहीं आना। अफगानिस्तान में भी आप चेंज नहीं ला सकते, इसी तरह ईरान में भी आप चेंज नहीं ला सकते। कि ईरान में ठीक है एंटी गवर्नमेंट पब्लिक भी बहुत है, लेकिन प्रो गवर्नमेंट भी पब्लिक बहुत है। ये शिया भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान होते हैं और एक बड़ी तादाद ईरान की इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। अभी तक गवर्नमेंट को गिराने के लिए कोई रिवोल्ट नहीं हो रहा। तो इस सारे सिनारियों में हमें नज़र ये आ रहा है कि नतीजा कुछ नहीं निकलना है। इंटरनेशनल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। अगर ईरान ने अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दिया तो वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। वो भाई साहब पहले तो ये बताएं वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है। बेशुमार कंट्रीज जंग पे लगे हुए हों तो है ना भाई। अमेरिका को देख लें तो एक तरफ मेक्सिको में ऑपरेशन कर रहा है, एक तरफ एक्वाडोर में ऑपरेशन कर रहा है, एक तरफ वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर आ जाएं तो रशिया यूक्रेन लड़ाई, जिसमें यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप सपोर्ट कर रहा है। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का चल रहा है।
फिर ईरान पे आप हमला कर रहे हैं तो जवाब में ईरान ने इमारात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, लेबनान, बहरीन, इजराइल, इराक, सीरिया, हर जगह ये जंग फैली हुई है। तो बचा क्या है? वो डोनाल्ड ट्रंप जिसको के मैन ऑफ पीस कहता था, हमारा पपेट शहबाज शरीफ जूते चाटने वाला, उस डोनाल्ड ट्रंप की जंगें तो देखे आप कितनी फैली हुई हैं। तो एक तरह से तो ये वर्ल्ड वार है। वर्ल्ड वार में जो 1 और 2 में था, उसमें ये था कि एक अलाय दूसरा अलाय, 2 अलाय थे जो मिलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ पे अलग अलग जंगें चल रही हैं। और वर्ल्ड वार कब शुरू होगी? जब चाइना रशिया डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे किसी मामले में। अभी तक ऐसा हुआ नहीं। चाइना दूर बैठ के अपने वो कर रहा है। चाइना की एक पॉलिसी रही है कि पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व होता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मामलात में, लेकिन वो डायरेक्ट जंग की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका पिछले 100-150 साल से इस दुनिया पे राज कर रहा है। टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास 150 साल से दुनिया भर की इनोवेशंस की हैं। अमेरिका की इकोनॉमी बेशक 38 ट्रिलियन डॉलर में धसी हुई है कर्जे में, लेकिन स्टिल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की मिलिट्री प्रोडक्ट्स दुनिया में बेस्ट हैं। चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसी किसी जंग में इन्वॉल्व होने के लिए। और चाइना को इन्वॉल्व होने का मतलब ये होता है कि चाइना को ताइवान वाले फैक्टर भी लगे हुए हैं। चाइना में अपना भी अंदर इसका हिसाब किताब बहुत ख़राब है, इसलिए कि चाइना आफ्टर ऑल मैन जो चाइनीज़ स्पीकिंग चाइनीज़ एथनिक लोग हैं, जो वो पूरे चाइना के मालिक नहीं हैं। तिब्बत ऑक्यूपाइड लैंड है, फिर ईस्ट तुर्किस्तान जिसको उगर कहते हैं वो ऑक्यूपाइड लैंड है, मंचूरियन ऑक्यूपाइड लैंड है, तो ये है कि मंगोलिया ऑक्यूपाइड लैंड है। तो वो चाइना को पता है कि मैं अगर किसी जंग में फंस गया तो एक तो ये कि अंदरूनी तौर पे संभाल नहीं सकूंगा, मेरी इकोनॉमी भी एक बबल है वो फट जाएगी, और साथ में हो सकता है कि मैं ज़रा ज़्यादा जंग में फंस जाऊं तो इंडिया मौके का फ़ायदा उठा के हमेशा का अपना बदला ले ले। तो कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना दुनिया में किसी के मामले में नहीं पड़ता। रशिया भी यही हाल है कि 4 साल से जो रशिया एक वल्नरेबल इकोनॉमी थी, अभी तो डेवलप हो रही थी, अभी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं थी, 4 साल से वो यूक्रेन फतह नहीं कर पा रहा। तो उसने ना सीरिया में आया, ना लीबिया में आया, ना इराक में आया, ना ईरान में आया, ना हिजबुल्ला वगैरह के मामले में आया। वो किसी मामले में रशिया भी पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। तो वर्ल्ड वार कैसे होगी? वर्ल्ड वार यही है कि एक तरफ एक बहुत बड़ा बदमाश अमेरिका धन तनाता फिर रहा है। दुनिया में इस वक्त जितनी भी जंगें चल रही हैं ना, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। साउथ अमेरिका के मैंने आपको बताया, इक्वाडोर, मेक्सिको और वेनेजुएला में अमेरिका फुल्ली इन्वॉल्व है। एशिया में आ जाएं तो अफ़गानिस्तान पे हमला अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने किया है। ईरान पे तो डायरेक्ट अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं। सीरिया, इराक, ये सब जगहों पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। सोमालिया, यमन, हर तरफ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। तो अमेरिका तो इस वक्त एक खुल के बदमाश आया हुआ है सामने, और उसका कोई वो करने के लिए तैयार नहीं है मुकाबला। तो अजीज दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है, आगे सिचुएशन क्या बनती है, लेकिन ये जंग अभी चलेगी। ईरान का स्टॉक पाइल कम होता जा रहा है, लॉन्चिंग एरियाज कम होते जा रहे हैं, ईरान का अटैक कम होता जाएगा, लेकिन वही बात कि ग्राउंड फोर्सेस ईरान के पास हैं। जैसे पाकिस्तान को तालिबान की गोरिल्ला वारफेयर ने कचूमर निकालना है पाकिस्तान का, ऐसे ही ईरान में भी अंदर मुल्क के अंदर इनके टारगेट जो अचीव करने हैं रेजिम चेंज के, और ये वो पूरे होते नज़र नहीं आते। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। अजीज़ दोस्तों, आपके सपोर्ट की शदीद ज़रूरत है, सो काइंडली कीप सपोर्टिंग।